नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव है। भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों की सीमा चीन सीमा से सटी है। चमोली के बाड़ाहूती में बीते सालों में कई दफा चीन के सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, जबकि पिथौरागढ़ में लिपुलेख तक सड़क कटने के बाद ड्रैगन परेशान है। यही वजह है कि बीते दिनों लिपुलेख दर्रे के पास भारत के अस्थायी कैंपों के निर्माण से चीनी सैनिक भड़के हुए थे। लिपुलेख एक तक न्यूज 18 रिपोर्टर भी पहुंचे थे। और इधर लद्दाख की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ एमएम नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में रक्षा मंत्री ने झड़प के बाद सीमा पर स्थिति के बारे में जानकारी ली और इस पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने सीमा पर मौजूद स्थिति से प्रधानमंत्री मोदी को भी अवगत कराया है। तो लगातार चीन और भारत के तल्ख होते रिश्तों की ये कहानी जिस तरह से लद्दाख भारत चीन बॉर्डर पर देखने को मिली, अब इसके बाद जो उत्तराखंड की सीमा चीन बॉर्डर से लगती है उसको भी अब अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जिस तरह से लिपुलेख का पूरा मामला निकलकर सामने आया था और अब लद्दाख की सीमा पर जो कुछ हुआ है इसको लेकर अलर्ट मोड पर अब उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज जो कि चाइना से लगे हुए हैं उनको भी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि जिस तरह से भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई और खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि चीन ने अपने आंकड़े नहीं बताए कि कितने सैनिक घायल हुए हैं या फिर कितने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 43 की खबरें आ रही हैं कि उनके भी जवान मारे गए हैं या तो फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन स्थिति सीमा पर बेहद गंभीर बनी हुई है। दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से हमने देखा चीन और भारत की सीमा पर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, 20 भारतीय जवान इसमें शहीद भी हुए हैं। अब उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं जो चाइना बॉर्डर से लगती हैं उसको लेकर किस तरह से अलर्ट किया गया है, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया था कि जो पिथौरागढ़ में लिपुलेख में जो सड़क बनी है उसको लेकर तनाव है, नेपाल ने खासतौर पर इस इलाके को अपने नक्शे में दिखाया है, चीन को भी उस सड़क को लेकर ऐतराज है, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि गृह मंत्रालय से इस बारे में बातचीत है और गृह मंत्रालय क्योंकि बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है इसलिए गृह मंत्रालय की उस पर पूरी नजर है। लेकिन जो खबर हमारे पास है कि अलर्ट जारी किया गया है चीन के साथ जिस तरह झड़प हुई है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो 350 किलोमीटर का बॉर्डर चीन के साथ उत्तराखंड का शेयर होता है, जिसमें उत्तरकाशी का नेलांग वैली जो है और चमोली के बाड़ाहूती वाला इलाका है, पिथौरागढ़ से नेपाल की सीमा उस इलाके में सटती है। तो इस इलाके में खास अब एहतियात बढ़ता जाएगा क्योंकि चीन जिस तरह छिपकर वार करता है, जिस तरह की घटना हमने कल देखी, जिस तरह 20 सैनिक भारत के शहीद हुए इस घटना में, ऐसा चीन कहीं पर भी कर सकता है। इसलिए उत्तराखंड जो बॉर्डर स्टेट है इसमें भी अलर्ट जरूर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि ना तो गृह मंत्रालय के भारत सरकार ने की है ना राज्य सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन ये साफ है कि अगर कोई दो देशों के बीच अगर कहीं पर इस तरह के हालात पैदा होते हैं, युद्ध की स्थिति बनती है, तो साफ है कि उत्तराखंड जैसा राज्य जो इस तरीके से हो, जिसका बॉर्डर जुड़ता हो चीन से या नेपाल से, उसमें जरूर सतर्कता बरती गई है। बिल्कुल दीपांकर, अब जिस तरह से भारत चीन के बीच तनातनी जैसी स्थिति बन गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी अपनी नेबरिंग कंट्री है उनसे अपने एहतियात के तौर पर अपने रिश्तों को सुधारा जाए और उसके लिए लगातार चाहे चाइना की तरफ से हो, भारत की तरफ से हो, पहल की जा रही थी, लेकिन वो सारी चीजें दिखाई नहीं दी और इतनी बड़ी झड़प और इतनी कैजुअलिटी देखने को मिली है जब बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। किसी तरह का कोई डिप्लॉयमेंट जो कि उत्तराखंड से सटता हुआ चीन का सीमा है उस पर उसको लेकर किसी तरह की कोई खबर?
ऐसे आर्मी की मूवमेंट की फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन जितनी चौकियां हैं बॉर्डर में, चाहे वो नेपाल सटे बॉर्डर में, चाहे चाइना सटे बॉर्डर में, वहां पर चौकसी हर वक्त रहती है। सेना वहां पर जो सेना की जो तैनाती रहती है वो रहती है। और जाहिर तौर पर सेना का, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है बहुत गोपनीय तरीके से होता है, तो जरूर वहां पर अलर्ट किया गया होगा। लेकिन सेना की मौजूदगी पूरे बॉर्डर एरियाज में है। लेकिन जो चीन को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यहां पर भी जो चीन के साथ झड़प हुई है वो सड़क को लेकर हुई है। इसी तरह लिपुलेख में हमारी टीम गई थी, न्यूज 18 के पिथौरागढ़ से रिपोर्टर विजय वर्धन गए थे। उन्होंने दिखाया था दर्शकों को कि किस तरह जो सड़क बनी है और जिसका खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था, उस सड़क पर कितना ऐतराज चीन को है कि आप क्यों इस कैलाश मानसरोवर के एरिया में पक्की सड़क बना रहे हैं। तो सड़कों को लेकर चीन का हमेशा से विवाद रहा है। चीन अपनी तरफ से हमेशा से सड़कें बढ़ाता रहा है, लेकिन भारत अगर सड़कें कहीं पर भी बढ़ाए, चाहे उत्तराखंड में, चाहे लद्दाख में या कहीं सिक्किम के इलाके में, उसमें हमेशा चीन को ऐतराज रहता है। इसलिए अब जिस तरह के हालात है दोनों देशों के बीच, उसको लेकर उत्तराखंड में सतर्कता बरतनी जरूरी भी है और जाहिर तौर पर बढ़ती भी जा रही होगी। बिल्कुल, तो गलवान में भी इसी तरह से देखने को मिला जब सड़क का निर्माण हो रहा था और चीन ने इस पर आपत्ति जताई है। अब उत्तराखंड की जो सीमा चाइना बॉर्डर से लगती है वहां पर भी अलर्ट रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एग्जाम देने वाले छात्रों के पेरेंट्स को शपथ पत्र भरना जरूरी होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार ना होने की डिटेल देनी होगी। बिना शपथ पत्र भरे छात्र एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की सेंटर पर होगी व्यवस्था। इसके अलावा 22 से 25 जून तक उत्तराखंड बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम लिए जाएंगे। तो एग्जाम की बात सामने आ रही है, 22 से 25 जून लेने होंगे, लेकिन इस दौरान हर छात्र के पेरेंट्स को एक शपथ पत्र भरना होगा जिसमें बताना होगा कि जो छात्र है वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे ना तो सर्दी है, जुकाम है और ना किसी तरह की कोई शारीरिक परेशानी है। तो बोर्ड एग्जाम जिस तरह से आधे में ही रह गए थे, कुछ पेपर बच्चों के बाकी रह गए थे, अब उत्तराखंड बोर्ड ने एग्जाम को लेकर एक एडवाइजरी सी जारी करी है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम देने वाले छात्रों के पेरेंट्स को शपथ पत्र भरना जरूरी होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार ना होने की एक डिटेल देनी होगी और बिना शपथ पत्र भरे छात्र एग्जाम नहीं दे सकते हैं। स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की सेंटर पर व्यवस्था की जाएगी जब बच्चे एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि 22 से 25 जून तक ये एग्जाम जो कि पेंडिंग है वो करा दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर है कोरोना को लेकर, जिस तरह से कुछ एग्जाम बोर्ड के हुए थे और कुछ पेपर रह गए थे, बच्चों में इस बात को लेकर चिंता थी। अब उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 22 से 25 जून के बीच बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम होंगे, लेकिन कुछ सतर्कता के साथ। और उत्तराखंड में मंगलवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते रोज राज्य में कोरोना के 97 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 27 मामले सामने आए, टिहरी में 14, देहरादून में 12, अल्मोड़ा में 10, उधम सिंह नगर में 8, पिथौरागढ़ में 7, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा में 6, उत्तरकाशी में 5 और नैनीताल में 2 नए मामले सामने आए हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई से 1200 लोग वापस लौट रहे हैं। मुंबई के ठाणे से लालकुआं के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई से उत्तराखंड आने के लिए 6000 लोगों ने आवेदन किया था, मगर 3 ट्रेनें आने के बाद वहां से ट्रेन का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके चलते 2600 लोग वहीं फंसे रहे। जिसके बाद प्रवासी सहयोग टीम के सदस्य श्वेता मासीवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और कहा कि मुंबई से 2600 लोग वापस आना चाहिए, मगर राज्य सरकार उनको नहीं ला रही है। लिहाजा सरकार को निर्देश दिया जाए कि लोगों को घर लेकर आए और ट्रेन की व्यवस्था करे। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा, तो अब सरकार इन लोगों को वापस ला रही है। और पूर्व सीएम हरीश रावत के दिल्ली से वापस उत्तराखंड आने पर बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना का बढ़ता खतरा और केजरीवाल सरकार की अव्यवस्था देखकर उत्तराखंड आए हैं और साबित हो गया कि प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस नेता को सीएम त्रिवेंद्र रावत पर भरोसा है। केजरीवाल जी के संरक्षण में थे, लेकिन अब जिस प्रकार से वहां अनियंत्रित हुआ और निश्चित रूप से हरीश रावत जी को, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है उत्तराखंड के, उन्होंने भी थ्रेटेंड महसूस किया, तो अल्टीमेटली अपनी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भरोसा किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार का और त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार के जिम्मेदारियों के ऊपर। अन्यथा आप बताइए
3 महीने से वहां पर थे। उत्तराखंड में ऐसा कोई अभी राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है जिसकी वजह से। और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 22 कारों की खरीद के मामले में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 22 नहीं बल्कि 35 कारें खरीदी थी, जिनमें से 22 कारें मारुति सियाज की वो प्रीमियम गाड़ियां हैं जिनकी बेस कीमत ही 8,31,000 से शुरू होती है। इसके अलावा महिंद्रा की 13 बोलेरो गाड़ी खरीदी गई। इन सभी कारों की डिलीवरी हो चुकी है। इन कारों का ऑर्डर भी बाकायदा उस दिन 23 मार्च को दिया गया जिस दिन से लॉकडाउन लागू हुआ। अब आपको बताते हैं कि किस किस के लिए कितनी कारें खरीदी गई। महानिदेशालय में निदेशक, अपर निदेशक, वित्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए 7 कारें, डायरेक्टर गढ़वाल और डायरेक्टर कुमाऊं मंडल के लिए 2 कारें, सभी 13 जिलों के सीएमओ के लिए 13 कारें, सीएमओ ऑफिस के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर्स के नाम पर 13 बोलेरो कारें खरीदी गई। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय को सफाई देने आगे आना पड़ा। डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती का कहना है कि उनके सीएमओ पिछले 20 सालों से पुराने वाहनों से काम कर रहे थे, इसके चलते उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैं आपकी बात से जो है सहमत नहीं हूँ कि कोविड के समय वाहन आए, बिल्कुल नहीं आए हैं। वाहन पिछले वित्तीय वर्ष में थे, वित्तीय वर्ष के ही ऑर्डर में थे और पिछले 20 सालों से जो है हमारे सीएमओ परेशान थे, 15 साल की गाड़ियों से चल रहे थे और कोविड में उनको काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और उनके द्वारा जो है ढंग से जा भी रही थी तो बहुत ही परेशानी से वो आ जा रहे थे। फील्ड की ड्यूटी है, आप समझ सकते हैं, कोविड में इधर उधर जाना पड़ता है। और लॉकडाउन के उल्लंघन में हुए मुकदमे अब पुलिस के लिए ही चुनौती बनते जा रहे हैं। करीब 39,000 लोगों पर हुए मुकदमे अब कोर्ट में दाखिल करना, उनको कोर्ट में पेश करना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए। पुलिस द्वारा अब शुरुआती दौर में जो मुकदमे दर्ज हुए उन पर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश करना है। हालांकि डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि ऐसे मुकदमों में ज्यादातर लोग जेल में नहीं है। इन सभी मुकदमों में ज्यादातर चालानी रिपोर्ट जारी है, अन्यथा उसके लिए फिर समय मांगना पड़ता है। अब क्योंकि ये कोरोना का समय जो है ये चले जा रहा है और बढ़ रहा है आगे आगे धीरे धीरे, तो उस चक्कर में उस वजह से विवेचना जो है वो बहुत भारी पड़ जाएगी इस टाइम पे पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है पुलिस। देखिए, इसमें विवेचना कोई बड़े स्तर की विवेचना नहीं होती है और इनमें कोई भी आदमी जेल में भी नहीं है, एक आध को छोड़ के जो 307 वगैरह लगे हैं। बाकी सब जो है 2 साल की सज़ा वाले हैं तो जेल में नहीं होते हैं। वो 141 के नोटिस पे चालान हो जा रहा है, तो इनमें चालानी रिपोर्ट जानी है तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा इशू है। और नैनीताल हाईकोर्ट में मंत्री हरक सिंह रावत को श्रमिक कल्याण बोर्ड से हटाने को लेकर पीआईएल दायर की गई है। इस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मंत्री हरक सिंह रावत श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर ये पीआईएल फाइल की गई है। कई जिलों में साल 2005 में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अब राज्य में हेल्थ वर्कर्स से बदसलूकी भारी पड़ेगी। 3 महीने की होगी सजा, 50,000 जुर्माना किया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स से मारपीट और गैर जमानती अपराध है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 30 दिन में होगी जांच। राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली अब जारी कर दी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत और सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इसमें शामिल हुए। इस मीटिंग में कोरोना से निपटने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चर्चा हुई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट अभी तक इसमें स्वीकार किए हैं। सीएम ने बताया कि राज्य में 90% फैक्ट्रियां काम शुरू कर चुकी हैं। सीएम ने कहा कि स्वरोजगार को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। सीएम ने यह भी बताया कि पीएम को इस बात की जानकारी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। उत्तराखंड राज्य ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है और 300 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अभी तक हमारे इसमें हमने स्वीकृत किए हैं। जो उद्योग कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे, आज राज्य में लगभग 90%
उद्योग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से मिलने उनके आवास पर एक 20 साल की युवती पहुंची, जिसने आर्मी में तैनात एक जवान पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि टिहरी का रहने वाला युवक उसे अपने घर लेकर गया, जहां उसके परिजनों ने उसे मानसिक तौर पर परेशान किया। युवक खुद तो अपनी पोस्टिंग पर चला गया, लेकिन परिवार वालों ने युवती को 9 महीने तक बंधक बनाकर रखा। लॉकडाउन होने के चलते वो ना तो किसी से संपर्क कर सकी और ना ही अपने घर ही जा सकी। मामले को मंत्री रेखा आर्या ने गंभीर माना और मामले में राज्य महिला आयोग और आर्मी को भी भेजने की बात कही। हम लोग कार्रवाई करेंगे और महिला आयोग को भी इनके एप्लीकेशन को भेजा जाएगा, जहां पर उस लड़के को जो कि आर्मी में है उसको बुलाया जाएगा और उसके साथ में वार्ता की जाएगी। और यदि वार्ता में यदि इनके मामले संभलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। मुझे न्याय मिलेगा और उस लड़के को जो है सज़ा होगी। और अभी जो है मैं फैसला लेने लायक नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ मैडम, और इस वजह से मुझे टाइम चाहिए और मैं फिर सोच समझ के जब तबीयत सही हो जाएगी सोच समझ के फैसला लूँगी कि मुझे उस लड़के के साथ रहना है या उसे छोड़ना है। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद देश स्तब्ध है। वहीं उत्तराखंड में भी पिछले 4 महीने के सुसाइड केस में 20% का इजाफा हुआ है। प्रदेश में पिछले 4 महीने में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं। तस्वीर पिछले 2 हफ्ते में तेजी से बदली, जब न सिर्फ शहरों से बल्कि पहाड़ी जिलों से भी लोग तनाव के चलते आत्महत्या को मजबूर हुए। सोमवार को अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून में खुदकुशी के मामले सामने आए। बीते 4 महीने में 187 लोगों ने मौत को गले लगाया। आर्थिक तंगी, रिश्तों में तनाव और करियर में असफलता इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। अभी जो यूथ है, जिसको हम लगभग 17-18 साल से और 40 साल के बीच मानते हैं, मैक्सिमम सुसाइड इसी बैकग्राउंड में हो रहा है। और ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर हमारे पास बहुत चैलेंजेस होते हैं। मैरिज का चैलेंज है, मैरिज को होने के बाद मेंटेन करने का चैलेंज है, लोगों के बहुत सारे प्रेम संबंध हैं, लोगों ने बहुत सारे लोन्स लिए होते हैं, बाइक्स के लोन होते हैं, वो नौकरी कर रहे होते हैं और बहुत सारे फ्लैट ले लेते हैं, लिविंग में रहते हैं। तो ये पूरा उथल पुथल लॉकडाउन में बहुत उथल पुथल हो गया, एक तरह से जेल हो गई है और जो अपॉर्चुनिटी है वो दिख नहीं रही है और लोग बहुत परेशान हैं। वहीं जो लोग डिप्रेशन का दंश झेल चुके हैं, उनकी मन स्थिति भी सुनिए। फर्स्ट स्टेप जो है, हम लोग को माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा अपना, एंड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो हमें मेडिटेशन बहुत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। डीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि लॉकडाउन का लोगों की जिंदगी पर असर रहा, जिस वजह से खुदकुशी जैसे मामले सामने आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह पर काम किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब लाइफ नॉर्मल से हटता है तो कुछ तनाव की स्थिति तो है ही, और 2 से 3 महीना हो गया लॉकडाउन को चलते हुए, और कई बार शुरू में तो लोग फंसे भी हुए थे, कोई बाहर फंसा था, कोई कहीं फंसा था। तो ये सब इसमें निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति थी। सुर्खियों में फिल्मी सितारे या बड़ी हस्तियों की सुसाइड के मामले तो आ जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो तबका भी तनाव की जद में है जो कहीं ना कहीं बड़े सपने लेकर जिंदगी जीना चाहता है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।